हम बात कर रहे थे बच्चों कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, जिसके 7 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए और आज वाले भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 8, जिसमें हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की जलवायु और भारत के जो वन्य प्राणी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि बच्चों भारत का मौसम क्या है, भारत की जलवायु है, भारत की जो वनस्पति है उसको किस प्रकार से और वनस्पति के उपयोग क्या क्या हैं और वन्य प्राणियों और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों हम एक शब्द सुनते हैं कि वो है अपना मौसम और दूसरा शब्द हम सुनते हैं वो है जलवायु। तो मौसम और जलवायु में बेसिक जो अंतर होते हैं वो अपने को पहले समझने आवश्यक है। बच्चों मौसम का संबंध सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका संबंध होता है अल्पकाल से, अर्थात बच्चों एक दिन का भी मौसम हो सकता है, एक घंटे का भी मौसम हो सकता है, आधे घंटा का भी हो सकता है, एक महीने का, 3-4 महीने का। ये सभी समय किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है। वही हम जलवायु को देखेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों जलवायु का जो संबंध है वो दीर्घ काल से लिया जाता है और उसमें लगभग 30 से 35 वर्षों को काउंट करके उसका औसत निकाला जाता है और वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तो मौसम क्या है बच्चों? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जिसमें तापमान, वर्षा और सूर्य की जो विकिरणें होती है इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? अपना मौसम कहलाएगा। और इसका संबंध किससे होता है? समय के एक अल्पकाल से होता है। वही बात करें कि जो बच्चों जलवायु है वो क्या है कि हमने अभी देखा कि जलवायु कई वर्षों, लगभग 30 से 35 वर्षों से जो वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन है उनका औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और ये किसी स्थान विशेष पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशाएं होती उनका क्या होता है? योग होता है। अर्थात बच्चों जलवायु का संबंध किस काल से है? दीर्घ काल, अर्थात लंबे समय से इसका संबंध होता है। वही मौसम की बात करेंगे तो मौसम का संबंध होता है अल्पकाल, जिसमें दिन, महीना, पखवाड़ा इन सभी को लिया जा सकता है। अब बात करेंगे कि बच्चों भारत में जो मौसम है, प्रमुख मौसम वो कौन कौन से हैं, अर्थात भारत में किस समय तापमान कम, किस समय वर्षा, किस समय तापमान अधिक और किस समय मॉडरेट रहता है, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सर्दी के मौसम की बात करेंगे तो उसका समय आता है दिसंबर से फरवरी और ये क्या होता है बच्चों? ठंडा मौसम होता है। वहीं गर्मी में बात करेंगे तो मार्च से मई तक का गर्म मौसम कहलाता है। और वर्षा की बात करेंगे, वर्षा का मौसम है, इसको दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसका मौसम भी बोला जाता है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर में नमी को लेके आती है और वही क्या करवाती है? भारत में वर्षा करवाती है। तो इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम भी बोला जाता है और इसका समय होता है बच्चों जून से लेके सितंबर तक। और एक ऐसा है बच्चों शरद का मौसम, जिसमें क्या है कि न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंड पड़ती है। तो अक्टूबर से नवंबर तक, और ये होता है लौटते हुए मानसून का मौसम। जो ये मौसम बच्चों हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में अपने यहाँ पर आया था, उसके पुनः लौटने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर और इसको कहते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद का मौसम। सबसे पहले बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में और उसके बाद में अन्य ऋतुओं के बारे में। शीत ऋतु में क्या होता है बच्चों? भारत की स्थिति की बात की तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण शीत ऋतु में सूर्य रहता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर। इस समय सूर्य की किरणें भारत पर क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने से तापमान कम प्राप्त होगा। तापमान कम प्राप्त होने से यहाँ का मौसम क्या होगा बच्चों? ठंडा होगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या रहता है बच्चों? उत्तरी भारत का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और उसके ऊपर का भाग उत्तरी भारत और उसके नीचे का भाग दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में तुलनात्मक रूप से उत्तरी भारत से क्या रहता है? तापमान अधिक रहता है। वहीं उत्तरी भारत में तापमान अत्यधिक न्यून हो जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे कि सूर्य की किरणें क्या है कि कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है तो तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा और यह मौसम कहलाएगा गर्मी का मौसम।
सूर्य की किरणों के सीधा पड़ने के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है और भारत में क्या है, दिन में समय गर्म और शुष्क पवनें बहती है और इन पवनों को स्थानीय प्रकृति की होती है, इनको क्या कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है लू क्या है, तो हमें बताना है कि जो गर्मी का मौसम है अर्थात ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के भाग में ये जो दिन के समय में गर्म और शुष्क पवनें चलती है, इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये स्थानीय प्रकृति की क्या है, पवनें होती है। वर्षा ऋतु के बारे में देखें तो बच्चों हमने अभी बात की थी कि मानसून क्या है, भारत में आगमन और आगे बढ़ने का ये मौसम होता है, जिसमें क्या है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो प्रबल होकर भारत के अंदर प्रवेश करता है और भारत के आंतरिक भागों में आगे की ओर बढ़ता है। तो ये कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु। और इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पवनें क्या है, अपने साथ में किसको लेके आएगी, नमी को लेके आएगी और वो नमी पर्वतीय भागों से टकराकर वर्षा के रूप में स्थल पर बरसा दी जाती है। और ये मौसम क्या कहलाएगा, अपना वर्षा का मौसम या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम कहलाएगा। वही बात करें शरद ऋतु के बारे में तो ये मानसून के पुनः लौटने का मौसम होता है। अभी देखा था हमने मानसून के पुनः लौटने का मौसम, जिसमें क्या है, पवनें स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसमें पवनें स्थल भाग से पुनः समुद्र की ओर जाएगी। और वही हम बात करेंगे मानसून के समय। मानसून के समय क्या होता है बच्चों, जो पवनें होती हैं वो समुद्र भाग से क्या करती है, स्थल भाग की ओर चलती है और नमी को लेकर आती है और पर्वतीय भागों से टकराकर भारत में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। भारत के पूर्वी तट पर विशेषतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के जो तट हैं उन तटीय भागों पर क्या होता है, शीतकाल में वर्षा होती है। तो बच्चों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है उनमें वर्षा किस समय होती है। तो संपूर्ण भारत में जब वर्षा ऋतु का समय होता है उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में किसी भी प्रकार की कोई वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के द्वारा। तो अपने को ये बात एक ध्यान रखना है कि शीतकाल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। अब देखें बच्चों कि अगर किसी वर्ष में क्या है कि अपना जो भारत का मानसून है ये वर्षा कम होती है या नहीं होता है, अर्थात मानसून क्या है, कमजोर कह सकते हैं इसको, मानसून को। मानसून क्या है, कमजोर। कमजोर है तो बच्चों ये भारत में किस प्रकार से अपने प्रभाव को दिखाएगा। तो हम देखेंगे कि बच्चों जो फसलें हैं वो कम मात्रा में उत्पादित होगी, फसलों का उत्पादन कम होगा, अकालग्रस्त क्षेत्र होंगे तो वहाँ उत्पादन होगा ही नहीं। और जो कुएं के पानी अर्थात भूमिगत जल का जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। अर्थात ये पानी क्या हो जाएगा, जमीन से अत्यधिक नीचे की ओर चला जाएगा। इससे कुओं में पानी की मात्रा बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर वर्षा नहीं होगी तो। और वर्षा नहीं होगी तो बच्चों जो गर्मी का मौसम है वो भी क्या होगा, अधिक लंबा होगा। अर्थात अधिक समय का मौसम कौन सा होगा बच्चों, गर्मी का मौसम होगा। तो ये कुछ प्रभाव है बच्चों जिसमें भारत में हम देखते हैं कि अगर मानसूनी वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों भारत की मौसम की बात की, अब देखते हैं कि भारत की जलवायु। भारत की जलवायु बच्चों मानसूनी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु क्या कहलाती है, मानसूनी जलवायु कहलाती है। अब मानसून शब्द की बात करें तो मानसून शब्द बच्चों मूल रूप से ये अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। अरबी भाषा का शब्द है बच्चों मौसिम और इस मौसम का अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। जो एक समय विशेष पर पवनें चलती है उनको क्या बोला जाता है, मौसमी पवनें या मौसम बोला जाता है। उनसे मानसून का विकास हुआ है। अर्थात मानसून मूल रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूप है। अब देखेंगे कि बच्चों भारत की जो जलवायु है वो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकांश वर्षा यहाँ पर मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। पूछा जा सकता है बच्चों भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी पवनों के द्वारा होती है, तो हमारा उत्तर होगा भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो किससे होती है, मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। इसीलिए भारत की जलवायु क्या कहलाती है, मानसूनी जलवायु कहलाती है। मानसून अगर बच्चों प्रबल है अर्थात पर्याप्त मात्रा में वर्षा करेगा और प्रचुर मात्रा में फसलों के उत्पादन को इंगित करेगा। अर्थात यदि मानसून कमजोर है तो उस समय क्या होगा, फसलें
कम होगी या होगी ही नहीं। और मानसून यदि अपने प्रबल या चरम स्तर पर है तो उस समय क्या होगा, वर्षा भी अधिक होगी और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा। किसी स्थान विशेष की जलवायु बच्चों उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये कुछ फैक्टर हैं या घटक हैं जिनसे क्या निर्धारित होता है कि उसकी जलवायु किस प्रकार की होगी। तो इसमें हम बता सकते हैं कि उस स्थान की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, और उस स्थान की समुद्र तट से दूरी, और वहाँ की उच्चावच जो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो ये सभी घटक मिलकर किसको प्रभावित करेंगे, जलवायु को प्रभावित करेंगे। इसी कारण हमें भारत की जलवायु में अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वो स्थिति की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थान रखते हैं। कुछ की ऊंचाई कम है, कुछ की ऊंचाई अधिक है, कुछ समुद्र तट से एकदम नजदीक है, तो कुछ क्या है बहुत अधिक आंतरिक क्षेत्रों में है। उच्चावच की दृष्टि से हमने इसके पिछले वाले भाग में देखा था कि भारत को 6 भागों में बांटा गया, अर्थात भौतिक स्वरूपों में अलग अलग भौतिक स्वरूप है। तो यहाँ पर जलवायु भी अलग अलग अर्थात विभिन्नता लिए हुए होगी। राजस्थान के जो मरुस्थल में बच्चों बात करें जैसलमेर और बीकानेर जिलों की, तो ये क्या है, अत्यधिक गर्म स्थान है। यहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है गर्मी के समय। वहीं बच्चों बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है द्रास और कारगिल, यहाँ पर हमेशा क्या रहती है बच्चों, बर्फ की परतें जमी हुई रहती है। तो ये भारत के ही स्थान है। 2 स्थान तो ऐसे हैं बच्चों जहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है, और ये स्थान ऐसे हैं यहाँ पर कभी भी क्या रहता है, तापमान 0 डिग्री के ऊपर नहीं आता है, अर्थात यहाँ पर तापमान अत्यधिक न्यून रहता है और यहाँ पर तापमान अत्यधिक ऊंचा रहता है। तो ये भारत के स्थान है। यहाँ पर क्या है, जलवायु को जो विभिन्नता है, इसी कारण इन प्रदेशों के जो तापमान है इसमें भी क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है। तटीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समुद्र के एकदम किनारे वाले क्षेत्र होते हैं। वहां की जो जलवायु बच्चों वो होती है मध्यम औसत प्रकार की, अर्थात वहां पर न तो अधिक गर्मी का मौसम होगा और न ही अधिक ठंड का मौसम होगा, अर्थात तापमान पूरे वर्ष भर लगभग समान सा रहता है। न तो अधिक गर्मी होगी और न ही अधिक बच्चों ठंड होगी। और समुद्र तट के कारण ये क्या होते हैं, अत्यधिक आर्द्र होते हैं, और समुद्र से हवाएं क्या करती है, नमी को लेकर इन तटीय भागों में आती रहती है और जाती रहती है। और इसी कारण ये क्षेत्र क्या है, अत्यधिक आर्द्र प्रकृति के क्षेत्र होते हैं। विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वो स्थान है बच्चों अपने भारत के मेघालय राज्य में मौसिनराम। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय राज्य में स्थित है और इसका नाम है मौसिनराम। इससे पहले जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था बच्चों उसका नाम था चेरापूंजी। चेरापूंजी भी मेघालय का अर्थात मौसिनराम के पास में स्थित एक स्थान है, वो भी मेघालय राज्य में स्थित है। और वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व का मौसिनराम। वहीं राजस्थान का जो जैसलमेर जिला ऐसा है कि बच्चों यहाँ पर क्या है, किसी किसी वर्ष वर्षा होती ही नहीं है। तो बच्चों हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर स्थित है, भारत के किसी राज्य विशेष में स्थित है, वो है मेघालय में मौसिनराम। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजस्थान जो भारत का ही एक राज्य है उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर क्या है, वर्षा किसी किसी वर्ष तो अत्यधिक न्यून होगी और कहीं कहीं क्या है, वर्षा होएगी ही नहीं। तो ये विभिन्नताएं किसकी वजह से, इनकी उच्चावचीय दृष्टि से, समुद्र से दूरी से और यहाँ की जो जलवायु है उसमें भिन्नता की दृष्टि से ये क्या है, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब बात करें कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार से है और उसका वितरण किस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि बच्चों जो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी और जीव जंतु है ये सभी अपना वितरण उसी प्रकार से रखेंगे जिस प्रकार से वहाँ कि उस स्थान विशेष की क्या होगी, जलवायु और मौसमी और वर्षा की स्थितियां होगी। वो सब किसको प्रभावित करेगी, वहां की प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं को। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कुछ पौधे क्या होते हैं बच्चों, अत्यधिक मात्रा में छोटे होते हैं। इन छोटे पौधों को क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। जो छोटे पौधे हैं वो क्या है, झाड़ी है, जैसे कैक्टस है, फूल वाले पौधे हैं ये। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं बच्चों, लंबे वृक्ष होते हैं। और कुछ क्या है, बहुत शाखाएं और पत्तियां लिए हुए होते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, ये सभी वृक्ष हैं। वहीं कुछ में देखेंगे कि उनमें पत्तियों की मात्रा क्या रहेगी, कम होती है, जैसे नारियल के वृक्ष जो हैं। तो बच्चों ये विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जैसे झाड़ी है,
कुछ वृक्ष लंबे होते हैं, अधिक पत्तियों वाले होते हैं, अधिक शाखाओं वाले होते हैं, वहीं कुछ वृक्ष क्या होते हैं बच्चों, कम पत्तियों और कम शाखाओं वाले होते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे किसे। तो बच्चों इनमें से क्या है कि ये जो घास, झाड़ियां और पौधे हैं, ध्यान से देखें बच्चों, घास, झाड़ियां और पौधे, इनको जब बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग कहेंगे। अर्थात घास, छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो अगर बिना मानव की सहायता अर्थात मानव के बिना उनकी सेवा किए अगर वो उगते हैं और बड़े होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। इनका पूरा और पूरा संरक्षण किसकी देखरेख में होगा बच्चों, प्रकृति की देखरेख में होगा, न कि मानव समुदाय की। भारत की जलवायु की विभिन्नता है, इसी कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या है, वनस्पतियां पाई जाती है। जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की वहां पर क्या होगी, प्राकृतिक वनस्पति होगी। देखते हैं बच्चों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, कहीं पर मरुस्थल है तो वहां पर मरुस्थलीय झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष देखने को मिलेंगे हम लोगों को। कहीं पर यदि समुद्र है तो समुद्र के आसपास में ज्वारी वन अपने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमने देखा कि जो अलग अलग जलवायु है, अलग अलग जलवायु के अनुसार क्या है कि जो अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकास हो रहा है। अब देखेंगे जो ये प्राकृतिक वनस्पति है इनका मानव समुदाय के लिए उपयोग क्या है। तो हम देखते हैं कि बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव समुदाय के लिए जो जीवनदायिनी गैस होती है अर्थात ऑक्सीजन, इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं और हम लोग इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है उसको पेड़ पौधे पुनः ग्रहण करते हैं। तो ये एक साइकिल का निर्माण करते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य भूमिका होती है। बच्चों जो वनों की जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या करती है, बांध कर रखती है, और बांध कर रखने से क्या होगा बच्चों, मिट्टी का अपरदन सबसे कम होगा अर्थात अपरदन नहीं के बराबर होगा। अगर ये मिट्टी खुली रहेगी तो अपरदित अधिक मात्रा में होगी, और पेड़ों के द्वारा, उनकी जड़ों के द्वारा ये बंद कर रहेगी तो इनका अपरदन नहीं होगा। वनों से हमें बच्चों विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, जैसे ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, लाख मिलता है, शहद है, गोंद है, इत्यादि प्रकार के जो प्राकृतिक उत्पाद है ये हमें केवल और केवल कहाँ से मिलेंगे, वनों से ही मिलेंगे। और ये क्या करते हैं बच्चों, वन्य जीव है, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक जो निवास स्थल होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं कौन, वन। अर्थात जो वन्य जीव हैं उनके रहने के स्थान होते हैं कौन, वन। वन्य प्राणी, पहले हमने देखा बच्चों जलवायु, फिर प्राकृतिक वनस्पति देखी, और अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी के बारे में। तो ये भी बच्चों पूरा और पूरा किस पे डिपेंड रहता है कि जो जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसके अनुसार ही वहां पर किस प्रकार के जो प्राणी होंगे उनका निर्धारण होता है। वन विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनका निवास होता है। इसमें जीव जंतुओं की जो हजारों प्रजातियां हैं, बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न प्रकार के जो सरीसृप हैं, उभयचर हैं, पक्षी है, कीट है और कृमि है, इनका निवास होता है कहां पर बच्चों, वनों के अंदर। बाघ जो है वो हमारा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय पशु है। वहीं मोर की बात करें तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो है हमारा बाघ, और मोर बच्चों अपना क्या है, राष्ट्र का क्या है, पक्षी है। एशियाई शेरों की बात करें तो एशियाई शेरों का जो निवास स्थल है वो बच्चों भारत के गुजरात राज्य के अंदर गिर वन क्षेत्र है, वहां पर है। एशियाई शेरों का निवास स्थल गुजरात के गिर वनों में पाया जाता है। वहीं बात करें हाथी और एक सींग वाले गैंडे की तो वो बच्चों अपने सामने देखते हैं कि जो असम का काजीरंगा अभयारण्य है वहां पर हाथी और एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखने। पूछा जाता है कि जो एशियाई शेर हैं उनका निवास स्थल कहाँ है, तो वो है गुजरात के गिर वन। वहीं बात करेंगे हाथी और एक सींग वाले गैंडे की तो वो अपना पाए जाते हैं असम के काजीरंगा अभयारण्य के अंदर। ऊंट अपने राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान, जिसमें गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान का अधिकांश भाग है, गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल है, वहां पर पाए जाते हैं। वहीं जंगली गधों की बात करें तो वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में। हिमालय क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे बच्चों, हिम,
तेंदुए, जंगली प्रकार की बकरियां और भालू देखने को मिलेंगे। इनको देखना है तो हमें कहाँ भ्रमण करना पड़ेगा बच्चों? हिमालय क्षेत्रों में भ्रमण करना पड़ेगा। वहीं बच्चों पक्षियों की बात करें तो इनको शिकारियों से बचाने के लिए क्या है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यानों की स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है, ताकि इनका शिकार क्या हो बच्चों, पक्षियों का कम से कम हो और इनके संरक्षण को क्या मिले, बढ़ावा मिले। और यहाँ सैकड़ों प्रकार की प्रजातियों के क्या पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि जो ये वन्य जीवन है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है ये किस प्रकार से आपसी सामंजस्य के द्वारा रह रहे हैं। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाई जाने वाली जो वन्य जीवों को अनेकों प्रजातियां बच्चों, वो या तो तेजी से घट रही है और बहुत अधिक प्रजातियां ऐसी भी है जो भारत में पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। वो किस कारण हुई है बच्चों? वनों के कटने के कारण और जानवरों के अवैध रूप से जो शिकार किए जाते हैं उनके कारण प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है, समाप्त हो चुकी है कुछ, और इन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, पशु विहार स्थापित किए जाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इन सभी को संरक्षण देने के लिए ये सरकार के द्वारा किए जाने वाले क्या है बच्चों, प्रयास है, जिसमें नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल होते हैं। भारत सरकार ने बच्चों क्या किया था कि बाघों की संख्या में और हाथियों की संख्या में जो तेजी से कमी आ रही थी उसके लिए 2 योजनाएं चलाई, जिसमें बाघों के लिए थी बाघ परियोजना और हाथियों के लिए थी हस्ती परियोजना, ताकि बाघ और हाथियों को अधिक से अधिक मात्रा में संरक्षण दिया जा सके। वन्य जीव और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हमें अपने स्तर पर सभी प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवों को कम से कम मारना चाहिए और कम से कम बच्चों हमको इतना प्रयास करना चाहिए कि कोई भी वन्य जीव हमारे सामने शिकार उसका नहीं हो पाए और किसी भी पेड़ को हमारे सामने काटता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों कि जो वन्य जीव और पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण किया जाएगा और उसी से क्या है, पूरा अपना वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल और स्थल मंडल है, ये क्या है, संतुलन बनाए हुए रहते हैं। तो इसमें असंतुलन पैदा नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अर्थात अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि इससे क्या होगा बच्चों, वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके। तो बच्चों ये था अपना भूगोल पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8 और यहाँ पे इस पुस्तक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और इसका एक भाग मैं आपके सामने और लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 8 भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।